Hello and welcome dear students to this particular channel. तो आई एम द मैथमेटिक्स मेंटर. सो हमने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो आई होप कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल इसमें था ही नहीं. जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना था एंड फॉर्मूला बेस्ड था, या फिर कह सकते हो थोड़ा सा दिमाग लगाते हो जाता है ये. यहाँ पे बोला जा रहा था इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3, -6 टचिंग बोथ द एक्सिस. मतलब आपको एक सर्कल का इक्वेशन बताना है और उस सर्कल के बारे में ये नॉलेज दे दिया गया है कि वो 3, -6 पॉइंट से पास कर रहा है. और क्या बोल दिया है कि दोनों एक्सिस मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है. तो एक काम करते हैं, जो अपना बेसिक्स जो हम लोग का ग्राफ होता है उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं. ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है एंड ये हमारा वाई, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है. तो पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोल दिया गया. 3, -6 से पास होना चाहिए. तो 3, -6 होता कहाँ पर है. 3 लेट सपोज कहीं यहाँ है और -6 कहीं यहाँ पर है. तो 3, -6 आई होप यहाँ पर आएगा कहीं. ऑलराइट, 3, -6. तो लेट सपोज थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, अगर यहाँ पर 3, 6 अगर लाई करता है और वो सर्कल इसी से पास हो रहा है और साथ साथ इन दोनों एक्सिस को टच भी कर रहा है, तो ऐसा एक ही पॉसिबिलिटी है कुछ इस तरीके का. लेट सपोज 3, 6 कहीं यहाँ पे है, ठीक है. 3, -6 यहाँ पर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से ये सर्कल पास आउट हो रहा है और वो सर्कल दोनों एक्सिस को जस्ट टच कर रहा है. यहाँ पे भी टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा है. तो जो क्वेश्चन बोल रहा था उसके अकॉर्डिंग तो फिगर बन गया. तो यहाँ से ये पता चल गया कि हमें थर्ड क्वाड्रेंट का काम है, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई भी काम नहीं है. तो फालतू चीजों को इरेज करते हैं एंड जो काम का है उसे रखते हैं फिलहाल. ये एक्स एक्सिस है, ये लेट सपोज वाई एक्सिस है हमारा. और यहाँ पर कहीं सर्कल का सेंटर भी लाई करता होगा. हमें इसी सर्कल के सेंटर का इसी सर्कल का इक्वेशन बताना है. तो कैसे करें, कर लेंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है इसमें. देखो थर्ड कोऑर्डिनेट है. पहली बात, अगर इसका कोऑर्डिनेट होगा भी तो -a, लेट सपोज यहाँ पे क्या है -a, लिख लो, -a. ऑलराइट. और यहाँ पर एक सर्कल पर लाई करने वाला एक पॉइंट भी हमें पता है. तो हम लोग इसको कर कैसे सकते हैं, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -6 एंड टचिंग बोथ द एक्सिस. तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यार हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था. हमने लास्ट लेक्चर में जस्ट इसी तरह का हमने कुछ करने की कोशिश किया था, बट फिर भी इसको हम लोग वैसे भी कर सकते हैं. कैसे करोगे, अगर हमें सर्कल का सेंटर लेट सपोज पता है तो यहाँ पे x + a का होल स्क्वायर कर सकते हो प्लस y + a का होल स्क्वायर कर सकते हो. यहाँ पर इज इक्वल्स टू व्हाट, रेडियस का स्क्वायर. तो रेडियस कैसे निकाल सकते हो, इन दो पॉइंट के बीच का दूरी तो रेडियस है r. तो उस रेडियस की वैल्यू हम लोग अलग से कहीं पे निकाल लेते हैं. लेट सपोज यहाँ पर r² मैं लिख देता हूँ और इसको मैं बना लेता हूँ अपना फर्स्ट इक्वेशन. और यहाँ से r की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो इन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी की ही तो बात कर रहा है वो. इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी की ही बात कर रहा है वो. तो अगर मैं दूरी निकालूं तो रूट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 + a का होल स्क्वायर, 3 + a का होल स्क्वायर प्लस और क्या हो जाएगा -6 + a का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. ऐसा हमने कुछ कर दिया. और फिर क्योंकि हमें r² चाहिए तो अगर r² करोगे तो जस्ट उसमें पुट कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है. x + a का होल स्क्वायर प्लस y + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, r². तो स्क्वायर जब करोगे तो रूट हो जाएगा गायब. यहाँ आ जाएगा 3 + a का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस या फिर -6 + a, या फिर लिख सकते हो a - 6 का होल स्क्वायर. और अगर मैं आपसे ये बोलूं, क्या ये जो सर्कल है, क्या वो 3, 6 से पास आउट होता हुआ नजर आ रहा है, 3, -6 से. बिल्कुल एज इट इज हमने वही लिखा भी है, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है. और हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, और कुछ सोच सकते हैं इसको, और कुछ इसमें सोच सकते हैं क्या हम लोग. तो यहाँ पर अगर हम इसको, इस पॉइंट को अगर हम सेटिस्फाई भी करवाएं तो भी कोई मतलब नहीं होगा, कोई फायदा यहाँ पर नहीं होगा. क्योंकि अगर लेट सपोज आप बोलोगे 3, -6 को सर इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दो, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 डालोगे तो ये चीज तो सिमिलर हो गया.
और जब y की वैल्यू -6 डालोगे तो b माइनस क्या हो जाएगा y। बट यहाँ पर b कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो a ही है, देखो ध्यान से a, तो यहाँ पर a-6 और फाइनली वही बन रहा है। कोई भी इसमें मतलब चीजें हमें दिखती हुई नजर नहीं आ रही, तो कुछ और हमें दिमाग लगाना पड़ जाएगा। इसमें क्या कर सकते हैं भाई, कुछ इसमें नजर ही नहीं आ रहा है, किया गया, समझ पा रहे हो। ऑलराइट, तो ये अप्रोच हम लोग बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो ये जो हमारा करने का तरीका है वो थोड़ा सा रॉन्ग है। तो यहाँ पर कुछ और भी हम लोग दिमाग लगा सकते हैं, और ये क्वेश्चन हम लोग तब कर पाएंगे जब हम लोग आगे का थोड़ा सा कंसेप्ट अपना पढ़ लेंगे। तो इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रखो और आज का जो कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करो, और आज का जो हमारा कंसेप्ट है पहले उसमें हम लोग बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट की। तो यहाँ पर जस्ट हेडिंग डालो लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेट अस सपोज यहाँ पर कोई हमारे पास सर्कल है और यहाँ पर कोई पॉइंट हमारा लाई कर रहा है, कोई भी पॉइंट है, मान लो x1, y1 है। कौन है x1, y1, और यहाँ पर आपको इसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है। और मैंने इस पॉइंट से इस सर्कल पर एज इट इज मैंने क्या किया है, एक यहां से एक टेंजेंट बनाया और यहीं पर वो पॉइंट लेट सपोज लाई करता है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है x1, y1। यहां पर एक पॉइंट था, इस सर्कल तक मैंने एक टेंजेंट बना दिया, मान लो ये पॉइंट P है। और फिर आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि अगर हम लोग सेंटर से रेडियस बनाए किस पर, टेंजेंट पर, तो वो परपेंडिकुलर होता है, प्रूफ भी किया था इनफैक्ट। और अगर मैं इसको मिला दूं, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। लेकिन मैं इसको नहीं बोल सकता कि भैया ये भी परपेंडिकुलर होगा, नहीं, बट इतने की गारंटी ले सकता हूँ कि ये परपेंडिकुलर होगा ही होगा। अब बात आती है कि सर्कल का इक्वेशन हो क्या सकता है। अगर इस सर्कल का ओरिजिन सेंटर कहां पर लाई कर रहा है, ओरिजिन पर, तो इसका तो जो इक्वेशन होगा वो आएगा x² + y² = r²। यस और नो, ऑलराइट। और मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, इस PT का दूरी, PT ही तो टेंजेंट है और वो लेंथ ऑफ टेंजेंट भी तो पढ़ रहा है, यानी कुल मिला जुला करके आपको जो दिमाग लगाना है PT का वैल्यू निकालना है। तो ये कहां से निकाल पाएंगे हम लोग, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसको बोलूं, अगर मैं इसको ये बोलूं, अगर मैं इसको s के टर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, x² + y² - r²। ये सर, और अगर मैं यहाँ पर S1 लिखूं तो S1 का मतलब कोई भी पॉइंट जस्ट में सेटिस्फाई करा रहे हो। 1 का मतलब x1, y1, सेटिस्फाई का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने इसमें पुट कर दिया तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, नहीं, मैं जस्ट बस उस वैल्यू को पुट कर रहा हूं, ऐसा नहीं कर रहा हूं कि वो सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे ये इक्वेशन है, तो अगर मान लो उसमें पुट करते हो x1, y1, x1² + y1² = r², ये मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। मैं बस ये बोल रहा हूं कि उसमें जस्ट आप पुट करो, इक्वल टू की तो मैंने बात ही नहीं किया। वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट केयर, वो कुछ भी हो, हमें उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। क्योंकि हम लोग जब s के टर्म में लिखते हैं तो उसमें ग्रेटर देन है कि इक्वल टू है कि लेस देन है, ये सब हम लोग ध्यान देते ही नहीं है। हम लोग वो इक्वल टू और लेस देन या कुछ भी रहे, वो ग्रेटर देन, उस सबको हम लोग छोड़ देते हैं और बस ये LHS वाला हम लोग ले लेते हैं। तो एज इट इज यहाँ पर भी करो, अगर सेटिस्फाई कराओगे तो x1² + y1² - r² बनेगा क्या। ऑलराइट, अभी इसका बहुत जरूरी काम आएगा, यहाँ पे स्टार बना लो। PT कैसे निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो भाई। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसका रेडियस तो r है ना, r इसका रेडियस है, और ये जो दूरी है P, अगर इसका मैं मान लूं O है, ये कोऑर्डिनेट O है, और अगर मैं आपसे ये बोलूं भैया तुम PO का जो दूरी है ना वो निकाल दो, तो कैसे निकालोगे PO का दूरी, निकाल पाओगे। बहुत सिंपल है PO का दूरी निकालना। कैसे निकालोगे, आप करोगे सर x1 - 0 का होल स्क्वायर + y1 - 0 का होल स्क्वायर, तो यहां पर लिख लो, रूट में आ जाएगा ना, x1² + y1²। तो ये क्या आ रहा है, PO का दूरी। अब मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ऑलराइट, तो
तो उसमें क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है, पीटी स्क्वायर, जो कि आपको पीटी निकालना है, प्लस ये आर स्क्वायर लिख सकता हूं, यस, प्लस पीयू का स्क्वायर। जब पीयू का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर x1, एक मिनट वेट, हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है, पीटी है क्या, नहीं पीटी नहीं है। पूछो कैसे, क्योंकि परपेंडिकुलर जहां पर 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाला जो लाइन होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर बैठे, यहाँ पर हाइपोटेनस ओपी है, कौन है, ओपी, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या फिर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर, दिखा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर। और यहाँ पर पीटी की वैल्यू निकालनी है तो आर स्क्वायर को जस्ट इस साइड लेते आओ, फिर उसका रूट इधर लेते आओ। तो इसके बाद मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से, यहां से मैं पीटी की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं ना, तो पीटी इज इक्वल टू व्हाट, रूट में तो आएगा, इतनी गारंटी है। यहाँ पर ओपी स्क्वायर जब करोगे तो क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर आएगा क्या, थोड़ा सा नीचे लिख लो, पीटी इज इक्वल टू रूट, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये रूट क्यों आ रहा है, क्योंकि जब आप इसको इधर लाओगे और ये जब स्क्वायर को इस साइड लाओगे तो रूट के टर्म्स में बदल जाएगा और वो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा क्या। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या यही चीज है, इसमें और इसमें क्या कोई डिफरेंस है, नहीं। तो क्या मैं इस पूरे को S1 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, बिल्कुल। तो यहां से हमारा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आता है, उसको एज इट इज आप नोट कर सकते हो क्या, कि अगर आपको टेंजेंट का लेंथ निकालना है तो आप क्या करोगे, आपको अगर टेंजेंट का लेंथ निकालना है तो बस आप रूट S1 कर दो। इसका मतलब क्या है, S1 का मतलब ये है ना, जो भी सर्कल दिया हुआ है वो तो उसका आपको इक्वेशन पता होगा, और जिस पॉइंट से आपने टेंजेंट बनाया है, जिस पॉइंट से, ये पॉइंट x1 y1 पता था, जिस पॉइंट से बनाया है वही पॉइंट को जस्ट उस सर्कल के इक्वेशन में पुट कर दो, जो भी वैल्यू आएगी उसका रूट लेना है, समझ रहे हो, और वही आपका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेकिन वो लेंथ ऑफ टेंजेंट कहां से आ रहा है, वो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो आ रहा है वो पॉइंट P से आ रहा है, कहां से आ रहा है, इस पॉइंट P से आ रहा है। नोट करो इसे जल्दी, इसे नोट करो, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसे नोट करो भाई। ऑलराइट, हो गया, हो गया क्या। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पावर ऑफ पॉइंट की। एक और कंसेप्ट आपके एनसीईआरटी में ये तो है ही, बिल्कुल नहीं है, नाम भी नहीं सुनोगे आपने एनसीईआरटी में, बट फिर भी बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बट इतना याद रखो, जिस पॉइंट से आप टेंजेंट बनाओगे उस सर्कल पर, अगर उस सर्कल का इक्वेशन पता है तो उसी सर्कल में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पुट करना और जस्ट उसका रूट लेना, तो उस पॉइंट से इस सर्कल तक जो टेंजेंट आप बनाओगे उसका लेंथ आ जाएगा। इसमें कुछ भी ज्यादा रखने वाला नहीं है, जस्ट आपको दिमाग में अपने रखना है। अगर आप इतना सारा प्रूफ कर सकते हो तो डेफिनेटली आप करो, लेकिन मेरा काम है आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताना और साथ साथ आपको फुल मेथड भी बताना। तो मैंने फुल मेथड तो बता दिया, अब बात आती है पावर ऑफ पॉइंट की। पावर ऑफ पॉइंट का मतलब क्या है, वो फिजिक्स वाला पावर समझ रहे हो क्या, नहीं, वो पावर और इस पावर में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर क्या मैं बोल रहा हूँ, पावर ऑफ पॉइंट, यहाँ पर कोई पॉइंट है उसका पावर आपको निकालना रहेगा। मान लो यहाँ पर तुम्हारे पास कोई सर्कल है, क्या है तुम्हारे पास, यहाँ पर कोई एक सर्कल है और यहाँ पर एक पॉइंट P आप तुम्हें गिवन है, कोई पॉइंट P गिवन है, और यहाँ से हमने एक सीकेंड बना दिया, सीकेंड, और जो कि सर्कल को दो पॉइंट पर कट कर रहा है, एक A पॉइंट है और एक B पॉइंट है, और मैंने इसी पॉइंट से एक टेंजेंट बना दिया, और मैंने इसी पॉइंट से क्या किया, इस सर्कल पर टेंजेंट बना दिया, समझ रहे हो। तो अगर आपको निकालना होगा, यहाँ पर एक और थोड़ा सा वर्ड आप ऐड कर लो, विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, सर्कल के रिस्पेक्ट में तुम इस पॉइंट का पावर निकालना चाहते हो। तो एक्चुअली पावर ऑफ पॉइंट का जो डेफिनेशन है ना, वो क्या बोलता है, पावर ऑफ पॉइंट का डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट से जो आपने सीकेंड ड्रॉ किया वो सर्कल पर दो पॉइंट पर कट किया। तो आप एक काम करो, अगर उस PA मतलब समझ रहे हो, इस पॉइंट से A तक की दूरी लिख लो इनटू
पॉइंट, उस पॉइंट से लेकर के बी तक की दूरी लिख लो, मतलब पी ए यहां तक की दूरी पहले, फिर यहां से यहां तक की दूरी पहले आप लिखो। और इन दोनों को अगर आप प्रोडक्ट कर देते हो, इन दोनों को अगर आप प्रोडक्ट कर देते हो तो उस पॉइंट से बनाए गए टेंजेंट के स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसा इसका डिफिनीशन होता है। मैंने क्या बोला, पावर ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका डिफिनीशन ये होता है पावर ऑफ पॉइंट का, कि जिस पॉइंट का आपको पावर पॉइंट निकालना है, उस पॉइंट से एक सीकेंड हमने बनाया और वो सर्कल पर 2 पॉइंट पर कट किया है, तो ये पी ए लिख लो, इनटू क्या लिख दो, यहां से यहां तक की दूरी पी बी, और वो किसके बराबर होगा, उस पॉइंट से अगर आप उस सर्कल पर टेंजेंट बना देते हो तो उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसा डिफिनीशन है। अगर याद रख सकते हो इस तरह याद रख लो, या फिर अपने लैंग्वेज में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो अगर मैं ये बोलूं, क्या कोई जरूरी है यही सीकेंट बने? नहीं, मेरा मन, मैं तो ये भी बना सकता था ना, मैं तो ये भी बना सकता था, और हो सकता है वो किस पॉइंट पर कट करे A1 और ये किस पॉइंट पे कट करे B1। तो फिर से आप कहोगे सर अगेन अगेन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, आप बोलोगे सर तब तो इस केस में भी वही होगा, क्योंकि उसी पॉइंट से टेंजेंट भी बना है, उसी पॉइंट से सीकेंट भी बना है। तो PA1 मतलब पॉइंट P से उस A1 की दूरी इंटू उस पॉइंट P से B1 की दूरी, वो भी PT स्क्वायर होगा डेफिनेटली। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल आप सही हो। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं, यहाँ पे भी PT स्क्वायर है, यहाँ पे भी PT स्क्वायर है, जब ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब RHS के बराबर है, तो क्या LHS के बराबर होगा? तो यहाँ पर दिस इंप्लॉइज करके हम लोग एक रिजल्ट निकालते हैं, वो क्या है, PA इंटू PB इज इक्वल टू PA1 इंटू PB1। इस कंसेप्ट का हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करेंगे अपने नोट्स में, अपने क्वेश्चंस में खास करके। इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लो। मैंने क्या बोला, पावर ऑफ पॉइंट का डिफिनीशन ये है, जिस पॉइंट का आपको पावर ऑफ पॉइंट निकालना है, जिस पॉइंट का पावर निकालना है, उस पॉइंट से कोई भी सीकेंट ड्रॉ करो और उसी पॉइंट से एक उसी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करो, और वो जो सीकेंट है वो 2 पॉइंट पर कट करेगा सर्कल को। पॉइंट P से A का दूरी निकालो, पॉइंट P से B का दूरी निकालो, दोनों का प्रोडक्ट करो और वो किसके बराबर हो जाएगा, सर्कल के टेंजेंट पर का जो दूरी होगा। टेंजेंट का दूरी क्या होता है, S1। तो यहाँ पर आप ये भी दिमाग लगा सकते हो कि सर PT स्क्वायर की जगह मैं और क्या लिख सकता हूँ, और यहाँ पर वेयर करके लिख लो आप, वेयर PT इज इक्वल टू व्हाट, रूट S1। कैसे, अभी हमने तुरंत प्रूफ किया था कि अगर आपको इस सर्कल का इक्वेशन पता है, उसमें जस्ट ये पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दो या फिर पुट कर दो, और जो भी वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल उसका रूट ले लो, तो वही उस लेंथ का, उस टेंजेंट का क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो जस्ट आपको, वैसे ही कुछ खास काम का नहीं है, बट फिर भी कभी कभार हम लोग यूज कर लेते हैं। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन बोल दिया जाएगा और फिर वहां पे आपको बोल दिया जाएगा लैम्बडा की वैल्यू बता दो, तो जस्ट हम लोग थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं इन सब चीजों का, जल्दी से नोट करो। फिर थोड़ा सा एक और कंसेप्ट आ जाता है डायरेक्टर सर्कल नाम से, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फिलहाल। उसके बाद 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। हो गया क्या, हो गया, ऑलराइट, हो गया होगा। तो अभी हम लोग फिलहाल बात कर लेते हैं भाई डायरेक्टर ऑफ सर्कल। डायरेक्टर ऑफ सर्कल भी में भी कुछ खास समझने जैसा कुछ है नहीं, जस्ट आप थोड़ा सा भी अटेंशन पे करो, आप समझ जाओगे। यहाँ पे एक हेडिंग डालो, डायरेक्टर ऑफ सर्कल, डायरेक्टर ऑफ सर्कल, इसका मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। लेट अस सपोज यहाँ पर हमारे पास कोई भी कर्व है, ये कोई कर्व है, और यहां पर मैंने क्या किया, पहले इसका डिफिनीशन समझते हैं। क्यों, इसका डिफिनीशन लिखो, द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। ये क्या होता है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, मतलब दो टेंजेंट्स, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। यहाँ पे मेरी बात सुनो, थोड़ा सा गड़बड़ मैंने लिख दिया, द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। जब दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं
तो उनका लोकस निकाल दो। लोकस मीन्स जो पाथ को ट्रेस करता है, अगर वो उसका इक्वेशन आप निकाल देते हो तो वही उस सर्कल का क्या कहलाता है, डायरेक्टर कहलाता है। ऐसा ये क्या है, डिफिनीशन है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर हमारे पास ये कर्व है और यहाँ से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है और यहाँ से भी मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है, ऑलराइट। और लेट अस सपोज मैंने ये बोल दिया कि ये दोनों जो ट्राइंगल है, सॉरी ये जो दोनों टेंजेंट है वो आपस में कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर वो बना रहा है तो यहां पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट एक्चुअली घूम कहां रहा है, ये सर्कल बना रहा है कि एलिप्स बना रहा है कि क्या बना रहा है, उसी का आपको इक्वेशन। और लोकस का मतलब क्या है भैया, आपको इसका कुछ भी कोऑर्डिनेट मान लो, लेट्स सपोज h, k मैंने मान लिया और इसी के टर्म्स में कोई भी इक्वेशन लिख दो, कोई भी इक्वेशन, वही उस सर्कल, वही उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा। कोई भी इक्वेशन लिख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट का लोकस हो जाएगा। ये बेसिक डेफिनेशन था। तो यहाँ पर जो हमें मेनली पढ़ के आ रहा है वो सर्कल। तो इन सर्कल की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इसी चीज की बात करूं, इन सर्कल, इसमें थोड़ा सा बहुत अच्छा चीज है, इसमें दिमाग लगाना। अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूं ये मेरे पास क्या है, एक सर्कल है, क्या है, सर्कल है। और मैंने यहाँ से क्या, यहाँ पे क्या किया, एक टेंजेंट बना दिया यहाँ पे, एक टेंजेंट बना दिया यहाँ पे, ऑलराइट। और मैंने यहाँ पर ये क्या किया, ये इसका क्या है, सेंटर है, और ये क्या है, उसका रेडियस है, ये भी उसका क्या है, रेडियस है, ऑलराइट। ओके, थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से डायग्राम बनाने के लिए हमें इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। तो इसे जल्दी से नोट कर लो, फिर इसे इरेज करके वहीं बताता हूँ इन सर्कल के केस में हम लोग क्या करते हैं। हो गया क्या, नोट कर लो भाई, नोट कर लो, फिर हमको बताते हैं सर्कल के केस में एक्चुअली क्या होता है। देखो सर्कल के केस में क्या होता है, यहां पर पहले तो एक सर्कल अच्छा सा बना लो, बन गया, ओके। और मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि अगर मैंने यहां पर दो टेंजेंट बनाए हैं, एक ये बन गया और एक ये बन गया, ये बहुत ज्यादा लंबा बन गया, नहीं, थोड़ा सा इसको शॉर्ट बनाते हैं। इतना लेंथी हम लोग क्या करेंगे बना के भाई, थोड़ा सा छोटा बनाओ, हाँ अभी परफेक्ट है। तो ये हमारे पास एक सर्कल है और उससे पास होने वाला हमने दो टेंजेंट बना दिया, एक ये है एक ये है, ऑलराइट, दिख रहा है सबको। और लेट अस सपोज उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि वो डायरेक्टर सर्कल की ही बात ही कर रहा है। और यहाँ पर अगर उसका क्या है, सेंटर है, तो अगर मैं यहाँ पे उसको जस्ट इस से मीट करूँ और यहाँ पे जस्ट इसको मीट करूँ तो कोई दिक्कत है क्या, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत होगा, इनफैक्ट कोई दिक्कत नहीं है, ऑलराइट। ये देखो मिल गया। और अगर मैं आपसे ये पूछूं ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो टेंजेंट से कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्या ये भी 90 डिग्री ही होगा, क्यों, क्योंकि अगर ये मैं 90 डिग्री अगर नहीं भी बोलूं, अगर मैं इसको थीटा बोलूं तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अगर हम वो थोड़ा दिमाग लगाए, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का समेशन कितना होता है, 360 डिग्री। और ये कितना है, 90 90 90, तो कितना हो गया, 270 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो फाइनली थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ रही है। तो यहाँ से हमें ये पता चल जा रहा है कि ये भी 90 डिग्री ही होगा। अच्छा एक बात बताओ, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री कब होता है, 90 डिग्री कब होता है बताओ। यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90। पर यहाँ से ये चीज और हमें देखने को मिल रहा है, ये आर है, ये आर है, मतलब एडजेसेंट जो साइड्स है वो भी आपस में इक्वल है। तो अगर ये भी आर है तो ये भी आर है। ऐसा तभी पॉसिबल है ना जब ये स्क्वायर हो, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं। यानी यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, ये जो बीच में जो क्वाड्रिलेटरल टाइप का दिख रहा है वो कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं, वो स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको नाम दूं, लेट सपोज यहाँ पर पॉइंट पी है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूं, दिस इंप्लॉइज पी ओ ए बी या फिर पी ए ओ बी, पी ए ओ बी, पी ए ओ बी इज अ स्क्वायर, इज अ स्क्वायर। हो गया है, एक स्क्वायर है। इतना तो बातें पता चल गई। लेकिन हमें तो ये पता करना था, ये जिस पॉइंट पर कट कर रहा है
उसका लोकस बताना है। तो लोकस कैसे बताओगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, कर सकते हो क्या? कैसे करोगे? अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना, तो यहां से आपने जब बनाया तो ये बन रहा है, और अगर आप लेट सपोज यहां से नहीं लेकर के आप यहां से बनाते, आप वही चीज कहीं यहां से करते, तो यहां पर वो पॉइंट आता। ये पॉइंट कैसे आ रहा है, कुछ इस तरीके का लग रहा है, दिखा? मतलब जैसे लग रहा है ये जो पॉइंट है वो इस तरह शिफ्ट हो रहा है। तो यानी यहाँ पर हमें ये चीज देखने को मिलता है, अगर आप एक एक पॉइंट बनाओगे ना, तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि ये जो बना रहा है वो क्या बना रहा है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रहा है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाता है जिसका सेंटर वही होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का डेफिनेशन भी तो यही होता है। तो यानी ये जो बनाता है वो एक्चुअली बनाता क्या है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो हम लोग थोड़ा सा बना के भी इसको दिखा सकते हैं आपको, देखो थोड़ा सा बेकार डायग्राम होगा बट कोई नहीं, समझने लायक होगा। देख लो भाई, क्लियर है? तो यहाँ पर तो ये बात समझ में आ गई कि हाँ ये जो भी बनाएगा वो कंसेंट्रिक सर्कल ही बनाएगा। अब बात आती है कि अगर हमें इसका ये जो सर्कल दिया रहेगा उसका सेंटर तो पता ही रहेगा, अगर मुझे इसका लोकस ही बताना है और मुझे ये पता चल चुका है, लोकस का मतलब क्या है, वो पाथ क्या ट्रेस करता है, तो हमें ये पता चल गया कि ये इसी पाथ में मूव करेगा। तो ये क्या है, एक सर्कल। और एक सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए आपको मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट होती है, आपको अगर उसका सेंटर पता चल जाए और उसका रेडियस पता चल जाए, तो मुझे मिनिमम रिक्वायरमेंट तो यही होती है। तो अगर मुझे ये दूरी पता चल जाए, मीन्स ओपी अगर मुझे दूरी पता चल जाए तो मैं कर सकता हूँ, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो एक्चुअली ओपी होता क्या है, अगर ये आर है, ये आर है, ये भी तो आर होगा, ये भी आर होगा, तो हम लोग निकालना तो इनडायरेक्टली यही चाह रहे हैं ना। तो स्क्वायर में इसकी वैल्यू क्या होती है, r√2 होती है क्या? तो यानी यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है, दिस इंप्लॉइज करके आप लिख सकते हो ओपी की वैल्यू कितनी है, r√2। अब तो इस सर्कल का ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है उसका इक्वेशन लिख सकते हो क्या? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपको इसका सेंटर पता है और रेडियस आपने यहां से निकाल दिया। कम से कम ओरिजिनल वाले सर्कल का तो रेडियस पता ही होगा ना, तो वो उस सर्कल का रेडियस कितना है, r है, तो आपको बस उसका √2 टाइम्स करना है, समझ रहे हो? तो आपको उसका रेडियस पता चल जाएगा, सेंटर पता ही है, और फिर फाइनली हम उसका क्या कर सकते हैं, डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। ऑलराइट, इसे जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं फाइनली। ओके, हो गया क्या? हो गया? ऑलराइट, इरेज करते हैं फिर। और वो जो क्वेश्चन हम लोगों से अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोग कर रहे थे और जो नहीं बन पा रहा था, उसमें हम लोग गलती क्या कर रहे थे ये सुनो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें वो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा भी आपको बुद्धि लगाने की भी जरूरत नहीं थी। देखो यहाँ पर क्या मैंने लिखा था, यहाँ पर सिंपली मैंने आपको यही बोला था ना, द इक्वेशन ऑफ सर्कल, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3, -6 and touching both the axes is, ये तो क्वेश्चन था, तो इसको सॉल्व कैसे करें बताओ जरा। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको करके बताता हूँ। द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3, -6, हम लोग बेसिक सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, और यहाँ पर जो आता है वो क्या आता है यार, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये भी निगेटिव वाई एक्सिस, तो इधर तो जो भी आता है नेगेटिव नेगेटिव आता है ना। बट हमें जो पॉइंट दिया वो 3, -6 दिया है, मतलब एक्स हमें पॉजिटिवली चलना है, फिर वाई निगेटिवली चलना है, यानी हमें इस साइड चलना था और हम लोग गलती से इस साइड चल चुके थे, इसीलिए हमारा आंसर बिल्कुल हमें समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर कोई सर्कल है जो कि इन दोनों को क्या कर रहा है, टच भी कर रहा है, और साथ साथ 3, -6 से पास आउट भी हो रहा है। तो 3, -6 लेट सपोज यहाँ पर है, और उसका जो सेंटर है वो कहाँ पर लाई करेगा, क्योंकि अगर मैं इस सर्कल से इस पॉइंट को जस्ट इसको क्या करूँ, मिलाऊं, और ये इसको मिलाऊं, तो ये तो रेडियस है ना, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, टेंजेंट की तरह। ये देखो ये और ये इस सर्कल पर टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा, तो ये तो 90 डिग्री, वो भी 90 डिग्री, यानी कि उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इसका
जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, h कॉमा माइनस एच होगा क्या, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ये दूरी तो बराबर है ना, तो x से ये दूरी h और ये x से ये दूरी, ये कितना हो जाएगा माइनस एच। ऑलराइट, तो इसके सर्कल का जो सेंटर है वो तो हमें पता चल चुका। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, रेडियस कितना होगा यार, h ही तो है, देखो ध्यान से, रेडियस तो h ही है ना, तो h स्क्वायर। अब जब इसको आप ओपन करोगे या फिर ओपन नहीं भी करना चाहते हो तो एक बात बताओ, क्या 3 कॉमा माइनस सिक्स इस सर्कल पे पास आउट हो रहा है, मतलब इस सर्कल पर लाई कर रहा है, हाँ तो सेटिस्फाई भी करेगा। तो 3 कॉमा माइनस सिक्स जब हमने पुट किया तो एक्चुअली यहाँ से देखने को क्या मिलता है, 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y मीन्स माइनस सिक्स, तो h माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, h स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, यहाँ से h स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस एच स्क्वायर माइनस 9 प्लस 36 माइनस 12h इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एक एच स्क्वायर से एक एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक एच स्क्वायर एज इट इज आप लिख लो, और क्या हो जाएगा, ये हमने लिख लिया। यहाँ एक 6h है, यहाँ पर क्या है माइनस 12h, तो कितना हो गया 18h माइनस 18h, ये लिख लिया, ये लिख लिया, और क्या हो जाएगा भाई 45 हो जाएगा क्या, प्लस 45। देख लो कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है, नहीं बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आप h की दो वैल्यूज आएंगी, h की जब दो वैल्यूज आएंगी तो फिर आपको उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट भी पता चल जाएगा और सर्कल का रेडियस भी। तो सर्कल का इक्वेशन नहीं लिख लोगे क्या, मुझे तो लगता है तुरंत लिख लोगे, बस इसको सिंप्लीफाई करने की देरी है। कैसे सिंप्लीफाई करोगे इसे, हो जाएगा ये, देखो कैसे करोगे, यहाँ पर करके बता दूं क्या आपको। इसको आप कैसे लिख सकते हो, माइनस 15h माइनस 3h, तो एज इट इज इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं क्या, इरेज कर दें क्या भाई, इरेज करते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं। देखो h स्क्वायर माइनस 15h माइनस 3h प्लस 45 इज इक्वल टू 0, प्लस 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ से h को कॉमन ले लो, h माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन ले लो, यहाँ से h माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो यहाँ पर h इज इक्वल टू 15 आ रहा है और h इज इक्वल टू 3 आ रहा है। क्या क्या देखने को मिल रहा है, h इज इक्वल टू 15, मतलब एक जो सेंटर का कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, वो एक बार ही आएगा 15 कॉमा माइनस 15 और उसका रेडियस कितना आ जाएगा 15। इस केस में एक सर्कल बन जाएगा और एक बार जब सेंटर का कोऑर्डिनेट आप क्या लोगे 3, क्या लोगे 3 कॉमा माइनस 3 और रेडियस की वैल्यू 3। तो आपको एक सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस पता होना चाहिए। तो दो सर्कल का इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा, तो डेफिनेटली अब बना लेना, अब उससे आगे मुझसे मत करवाओ। ये सब लोग बहुत ही बेसिक लेक्चर से ही करते आ रहे हैं। तो पता चला कहाँ पे हमारा फॉल्ट था, एक्चुअली हमें करना था फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन कर रहे थे हम लोग कहाँ पर, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसीलिए शायद हमारा आंसर में फॉल्ट आ रहा था। ओके ऑलराइट, तो आज जो हमने डिस्कस किया है उस पर भी एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, उस पर भी एक दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भाई। ऑलराइट, बोर तो नहीं हो रहा, बोर मत हो जाना। ऑलराइट, तो इसे रेस करते हैं, फिर और भी कुछ हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं जो आज का करना था। तो ऐसे मिस्टेक से बिल्कुल सिली मिस्टेक था, बट फिर भी उस मिस्टेक की वजह से हमारा आंसर नहीं आ पाया, देखिए ना, तो थोड़ा सा मिस्टेक भी गड़बड़ कर देगा। यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है द एरिया, अच्छा एक काम करता हूँ, थोड़ा सा नॉर्मल का कंसेप्ट बता दूं क्या आपको, बता देते हैं भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। लिख लो नॉर्मल, अभी जस्ट थोड़ा सा बता रहा हूँ, कुछ खास नहीं बता रहा हूँ। देखो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल का मतलब ये होता है, लेट्स सपोज ये कोई कर्व है और इस पॉइंट पर मैंने कोई टेंजेंट बनाया है, इस पॉइंट पर मैंने कोई भी एक टेंजेंट बनाया है, क्यों नहीं बन रहा है यार, ये कोई कर्व है, इस पर मैंने एक कोई टेंजेंट बनाया है। ओहो, एनीवे समझ लेना यार, ये टेंजेंट है, ये क्या है टेंजेंट है, ये कोई कर्व है, उस पर मैंने एक टेंजेंट बनाया है। जिस पॉइंट पर वो टच कर रहा है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, याद है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपके अंदर वो क्षमता है कि
इस पॉइंट पर एक ऐसा लाइन पास करता हुआ गुजरे, एक ऐसा लाइन पास करता हुआ गुजरे जो कि इस टेंजेंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। क्या हो? परपेंडिकुलर। एक ऐसा लाइन जो कि इस पॉइंट से पास हो और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो। तो मुझे तो दिख रहा है सर यही होगा। आपको दिखा? यही हुआ, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर भी दिख रहा है और उससे पास भी कर रहा है। तो वही चीज आपका नॉर्मल कहलाता है। क्या कहलाएगा? नॉर्मल। बात समझे? मतलब जिस कर्व पर आपका टेंजेंट बना रहेगा और जिस पॉइंट पर बना रहेगा उसको आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हो, और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाला एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो जो कि उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो। वही लाइन आपका क्या कहलाता है? नॉर्मल। ये बेसिक सा डेफिनेशन याद रखोगे? ओके। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर आपको इस सर्कल का या फिर इसका टेंजेंट अगर तुम्हें पता है, टेंजेंट का इक्वेशन, क्या तुम इसका इक्वेशन लिख सकते हो? बिल्कुल। कैसे? इसका स्लोप निकाल लोगे और ये दोनों क्योंकि परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 करके क्या नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा? तो स्लोप आ गया। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो तुम्हें पता करना बचपन से क्या, अभी मैंने कुछ ही लेक्चर में सिखाया था। याद करो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बताया था भाई? माइनस प्लस आर एम अपॉन रूट में एम स्क्वायर प्लस 1। किसको किसको याद है? थोड़ा सा ये खतरनाक फॉर्मूला है बट फिर भी याद रखना है इसे। प्लस माइनस आर अपॉन रूट एम स्क्वायर प्लस 1। याद है? जिसको नहीं याद है अभी भी याद कर लो यार। जब यहाँ माइनस लोगे तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस लोगे तो यहाँ माइनस होगा। बात समझे? और यहाँ पर आर अपॉन रूट एम स्क्वायर प्लस 1 आता है, यहाँ पर माइनस प्लस आर एम अपॉन रूट एम स्क्वायर प्लस 1। तो ये भी पता चल जाएगा और इसका स्लोप भी पता चल जाएगा। तो 1 पॉइंट फॉर्म से क्या नॉर्मल का इक्वेशन नहीं निकाल लोगे? निकाल लोगे। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। नोट हो गया? नोट करो, इसे जल्दी नोट करो। वीडियो को पॉज करो और जल्दी से नोट कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। वैसे नोट साथ साथ बनाते रहो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब करो भाई क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा था, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by x-axis नॉर्मल। देखो नॉर्मल का डिस्कशन कर रहा हूं मैं, इसीलिए नॉर्मल के बारे में बता चुका हूं। एंड द टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x at 1, √3 is। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो तो क्या बोल रहा है? द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय एक्स एक्सिस नॉर्मल, और क्या बोल रहा है? एंड द टेंजेंट टू द सर्कल दिस। तो अगर मैं इस सर्कल को थोड़ा सा विजुलाइज करूं और इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा? +2, 0 हो जाएगा। देखो जरा, इसको आप इधर लाओगे और फिर बना लोगे। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? तो एरिया वाला कैसे बनेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लूं और यहाँ पर मुझे ये पता चल रहा है कि +2, 0 लेट सपोज कहीं यहाँ पर लाई करता है +2, 0। ऑलराइट, वही इसका सेंटर है, ये इसका क्या है? सेंटर है। तो अगर मैं इसका रेडियस निकालने की कोशिश करूं, रेडियस कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, तो रूट में 4 + 0 - c, तो वही है। तो फाइनली रेडियस भी जब आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 2। तो रेडियस 2 और इसका सेंटर भी 2। तो क्या आप ये इमेजिन कर पा रहे हो कि ये जो सर्कल है वो एज इट इज इसी तरीके से निकलेगा? क्योंकि इसका रेडियस 2 है यार, रेडियस 2 है। बात समझ में आ रही है? और उसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है वो भी +2 है। तो यानी यहाँ से आप +2 चले और उसका रेडियस भी कितना है? +2 ही है। तो यानी इस तरीके से पास आउट होगा। और वो कहाँ से पास आउट होगा? ओरिजिन से पास आउट होगा, ओरिजिन से पास आउट होगा। ओके, ऑलराइट। और वो क्या कर रहा है? इस y एक्सिस को टच भी करेगा। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द x एक्सिस नॉर्मल एंड द टेंजेंट टू द सर्कल दिस एट 1, √3। तो 1, √3, 1, 1.73 ऐसा आप समझ सकते हो। तो कहीं यहां पर होगा वो पॉइंट। ओके, तो अगर उस पॉइंट पर हमने क्या किया? टेंजेंट बनाया। टेंजेंट बनाए हो तो कुछ इसी तरीके से बनाए होगे।
तो वो जब उस तरीके से बनाया तो एक बात बताओ, क्या ये जो है ये कट भी करेगा एक्स एक्सिस को? बिल्कुल। और इस पॉइंट पर आपको क्या करना है, नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल का मतलब उस पॉइंट से पास करे, उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो। तो एक सर्कल का एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ। सर्कल के केस में देखो, अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पे ये समझ लो। अभी मैंने ये बताया अगर यहाँ पर एक टेंजेंट मैंने बना दिया और इस पे मुझे नॉर्मल बनाना है, तो नॉर्मल का मतलब क्या है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस पॉइंट पर एक ऐसा लाइन बनाओ जो क्या करे, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं, अगर यहाँ पे इसका सेंटर है और अगर मैं इसको मीट करूं, मीट करने का मतलब ये रेडियस, तो क्या रेडियस इसके परपेंडिकुलर होता है? तो यही कंडीशन तो नॉर्मल का भी है। यानी यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि सर्कल के केस में जो नॉर्मल है वो सर्कल के सेंटर से पास होता है। बात समझे? अगर कोई टेंजेंट है वो सर्कल पर, और अगर मुझे एक उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक लाइन पास आउट कराना है जो उसके परपेंडिकुलर हो, तो यही कंडीशन तो तब भी होता है जब उसके सेंटर से आप उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जब रेडियस ड्रॉ करते हो तो भी परपेंडिकुलर। तो वही कंडीशन तो उसका भी है, वही कंडीशन उसका भी है। यानी यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि सर्कल के केस में अगर आप नॉर्मल बनाते हो, नॉर्मल इस पॉइंट पर अगर तुम नॉर्मल बनाते हो तो वो इससे पास आउट होगा उसके सेंटर से। तो मैंने देखो वहां पे पास आउट करा दिया है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो इसने जो एरिया बनाया, इसने एक्स एक्सिस ने और टेंजेंट ने और नॉर्मल ने, ये एरिया, यही एरिया आपको बताना है। अब बता लोगे क्या? मुझे तो इसमें कोई टफ बात नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है और उसके साथ ये पॉइंट निकालना है। करूं क्या मैं? करते हैं फिर। तो आपको इस पॉइंट पर क्या बताना है, इस पॉइंट पर, अच्छा यहाँ पर पॉइंट फॉर्म का बहुत अच्छा सा इस्तेमाल हो जाएगा। जब आपको पॉइंट पता हो तो आप पॉइंट फॉर्म से क्या टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिखो भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यूजिंग पॉइंट फॉर्म, यूजिंग पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में क्या करते थे, एक्स स्क्वायर को एक्स x1 मानते थे, वाई स्क्वायर को वाई y1 मानते थे, एक्स को x प्लस x1/2। ऐसा मैंने मैनिपुलेशन आपको बहुत पहले ही सिखा चुका हूं। तो x1, तो x1 यहां पर क्या कहलाता था, याद है? नहीं याद है? x1 यार यही पॉइंट हुआ करता था, भूल जाते हो? भूला मत करो। देखो x1 वहां पर क्या करता था, वही वो पॉइंट हुआ करता था। तो ये x को तो x आप लिख दो, और वो x1 क्या है, 1 ही है, प्लस y1, तो √3y हो जाएगा। √3y इज इक्वल टू व्हाट? जब आप एक काम करो, -4 इंटू एक्स प्लस x1 कितना है, +1/2 इज इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन आ गया, इस टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। तो टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो जब y कोऑर्डिनेट 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ बिल्कुल आ जाएगी। तो एक काम करो, फॉर दिस कोऑर्डिनेट, यहाँ पे मैं लिख तो नहीं रहा हूँ बट फिर भी आप समझ सकते हो, y को मैंने 0 पुट किया है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 से डिवाइड दे दो, -2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू व्हाट, 2x प्लस 2। यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगी। आई होप कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक होगा तो फिर देख लेना भाई। -2, 0 आ गया, -2, 0। अब बात आती है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, ये निकाल लोगे, बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे? ये पॉइंट इस टेंजेंट और इस नॉर्मल, इन दोनों की वजह से ये आप निकाल सकते हो। कैसे करोगे? ये टेंजेंट का इक्वेशन पता चल गया, नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लोगे क्या? हाँ। कैसे निकालोगे? क्योंकि आपको ये बात पता है कि एक पॉइंट से पास कर रहा है, और उसका स्लोप कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप पता है, और m1 इंटू m2 की मदद से इसका स्लोप निकाल लोगे। तो जब स्लोप पता चल गया, एक पॉइंट पास आउट होने वाला पता चल गया, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा। तो अगर इसका इक्वेशन आ जाएगा, उसके बाद करना ही क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना। अगर आपको ये करने में भारी लग रहा है तो अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया, कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने, -+RM/√m² + 1, ये भी यूज कर सकते हो आप। कैसे? कि अब आपको स्लोप भी पता चल गया, यहाँ से स्लोप निकाल लोगे क्या? अब तो मुझे लग रहा है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, स्लोप निकाल लेते हो यहाँ से ना। तो जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, स्लोप निकालो, स्लोप की वैल्यू निकालोगे तो ये पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट मुझे पता चल जाएगा।
जब पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट पता चल गया है, अब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। कोई दिक्कत की बात है क्या? मुझे तो नहीं लगता कोई भी दिक्कत की बात होगी। तो एक काम करो, इसके बाद आप खुद भी कर लेना। देखो मैंने जो बेसिक चीजें होती हैं वो तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ भाई इस यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो तो हमें पता चल गया। या फिर अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो भी, अगर आपको ये नहीं निकालने का मन है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल लो। और ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। हाँ, हमें एरिया ऑफ सर्कल ही तो निकालना है, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो ये देखो, ये हाइट बन जाएगा और ये हमारा बेस बन जाएगा। तो जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता चल गया तो इन दोनों के बीच का दूरी निकाल लोगे? निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे क्या? और अगर वो भी तरीका नहीं पसंद आ रहा है तो एक और तरीका है, पूछो क्या? तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो ये हमारे टेंजेंट का इक्वेशन पता है। तो टेंजेंट का इक्वेशन जब पता है और इसको मैं आर बोल रहा हूँ, आर बोल रहा हूँ। और वैसे भी एक मिनट, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। ये आर की वैल्यू तो हमें पता है यार। देखो आर की वैल्यू तो 2 है। बहुत सारे अप्रोचेस हैं, आप जिसको फॉलो कर लो। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2, इंटू हाइट कितना आ जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी निकालो भाई। 2 + 2 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आई होप सो, और 2 ही आता है। तो यहाँ देखो 2 कैंसिल, फाइनली इसका आंसर 2 हो जाएगा। यस और नो? अगर आप इसको, अगर ये भी नहीं पता होता ना तो भी हम लोग कर लेते। ये देखो, ये क्या है, एक टेंजेंट है और ये पॉइंट है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना तो हम लोग बचपन से सीख रहे हैं। जस्ट उसमें क्या करते थे, ये पॉइंट सेटिस्फाई कराते थे अपॉन √a² + b², तो भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमारा आ ही जाता, और वही तो हमें चाहिए था। अब कई लोग के दिमाग में आ रहा सर इसको आप परपेंडिकुलर क्यों माने? क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर है, ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर है क्या? क्योंकि रेडियस है और ये हमारा टेंजेंट है। ये तो हम लोग बहुत पहले से सीख रहे हैं। तो ये परपेंडिकुलर, तो ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया। और यहाँ पर ये तो हमारा बेस की तरह बिहेव करेगा। देखो हमने फिर से वही कुछ गड़बड़ कर दिया। 90 के सामने वाला वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। यानी हमारा मेन चीज तो ये है, मेन फोकस में हमारा कौन सा होना चाहिए, ये। तो यानी हमारा 2 आंसर नहीं आएगा। फाइनली हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी पड़ेगी। आप पहले ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी निकालना, ये हो जाएगा आपका हाइट, ये हो जाएगा बेस। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और वही आपका एरिया का आंसर दे देगा जो कि आपको पूछा हुआ है। ओके, तो अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो मेन चीज था वो यही था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना तो बच्चों का खेल है, क्योंकि यहाँ से स्लोप आ जाएगा। स्लोप का इस्तेमाल करते हुए यहाँ जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया उसका इस्तेमाल करते हुए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लोगे। ये हो जाएगा आपका हाइट, ये हो जाएगा आपका बेस। तो हाफ बेस इंटू हाइट नहीं लगा लोगे क्या? अगर जगह होता तो मैं खुद ही कर देता। एनीवेज टाइम अप हो रहा है हमारा, तो ठीक है फिर पढ़ाई करते हैं ना। ऑल दी वेरी बेस्ट।